जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से जी पेशेंस से जी व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों लेकर आया हूं, जो कि सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान शास्त्र से है दोस्तों, जिसमें हम लोग जो चैप्टर नंबर है उष्मागतिकी, दोलन और तरंगे, ये तीनों चैप्टर से दोस्तों हमने 7 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर लाया है। टोटल 21 क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में लाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आगामी भर्ती एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रयोगशाला परिचालक जो भर्ती होने हैं 3 अगस्त को, उसके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो एनसीईआरटी का बुक है उसमें से बनाया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा है। जो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार से जो व्यापम का जो न्यू पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर इसको तैयार है दोस्तों किया गया है। तो बिल्कुल इसको दीजिएगा अपना समय, 20 मिनट का समय लगेगा, 20 से 25 मिनट का, उससे ज़्यादा है वो नहीं लेगा। जो ऑथेंटिक है, आने की पूरी पूरी संभावनाएं इसमें बनती है। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा में संबंध का अध्ययन ऊष्मागतिकी कहलाता है, बोला गया है। दूसरा कथन है ऊष्मागतिकी ऊष्मा और ताप की अवधारणा एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में अंतरा रूपांतरण का विवेचन करते हैं। तो कौन-कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों सही है या फिर गलत है, इसको आपकी जाँच है वो करना है। तो इसमें से बताइए, जो स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बताइए। तो पहला स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, यहाँ पर पहला कथन है उसमें रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा में संबंध का अध्ययन ऊष्मागतिकी कहलाता बोला गया है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों जो क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मा में संबंध का अध्ययन है दोस्तों ऊष्मागतिकी कहलाता है, जिसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, ऊष्मागतिकी ऊष्मा और ताप की अवधारणा एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में अंतरा रूपांतरण के विवेचन करते हैं। अंतरा रूपांतरण मतलब दोस्तों यहाँ पर इंटर कन्वेंशन, है ना, इंटर कन्वर्सन है, इंटर कन्वर्सन है, उसको आपको देखना है यहाँ पर। तो ये क्या है, दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा तथा ताप की अवधारणा एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में अंतरा रूपांतरण इंटर कन्वर्सन का विवेचन करती है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट गलत था और दूसरा है बिल्कुल सही था। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो जरूर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब, है ना, नहीं तो स्किप करके आप छोड़ के जा सकते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की ही अभिव्यक्ति है। दूसरा दिया है किसी सिलेंडर में बंद गैस एवं ऊष्मागतिक निकाय थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है करके पूछा गया है। एक दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है, इसको आपको बताना है। तो देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की ही अभिव्यक्ति करता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दोस्तों वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के नियम की ही अभिव्यक्ति करता है। इसके अनुसार ऊर्जा को न तो हम लोग बना सकते हैं और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या है रूपांतरित है वो हो जाते या फिर परिवर्तित हो जाती। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरा, किसी सिलेंडर में बंद गैस एक ऊष्मागतिक निकाय है। तो ये क्या है आपका यहाँ पर देखिए, तो वह निकाय जिसकी अवस्था को दाब, आयतन तथा ताप के पदों में व्यक्त किया जा सके, है ना, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोग किसी सिलेंडर के बंद गैस एक ऊष्मागतिकी निकाय, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज बोला गया है, जो दाब होता है आपका प्रेशर होता है ना, उसका आयतन है वॉल्यूम होता है और इसका टेम्परेचर है, ये तीनों के क्या है दोस्तों ताप के पदों में व्यक्त किया जा सके, इसको हम लोग ऊष्मागतिकी निकाय के नाम से है जानते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग सिलेंडर में जो बैंड गैस है वो भी क्या है आपका ऊष्मागतिकी निकाय। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और शेष परिवेश पर कार्य है करता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका गणितीय रूप में अगर लिखा जाएगा ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, यहाँ पर देखिए है ना, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम वो क्या होता है, डेल थीटा बराबर
डेल डेल थीटा बराबर क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है ना, उष्मागतिकी का प्रथा नियम ये होता है दोस्तों। यहाँ पर इसका गणितीय सूत्र भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि स्रोत का तापमान बढ़ जाता है तो कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होगी। कार्नोट इंजन की जो दक्षता है दोस्तों वो क्या होगी, बोला गया है। कार्नोट इंजन है उनकी दक्षता है क्या होगी। तो कार्नोट इंजन है क्या है दोस्तों, कार्नोट इंजन एक ऐसी युक्ति होती है क्या है जो ऊष्मीय ऊर्जा को क्या है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना। इसकी जो खोज है दोस्तों 1824 में, है ना। 1824 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक थे सैड कानो ने उनके द्वारा एक आदर्श ऊष्मा इंजन की परिकल्पना की और इस ऊष्मा इंजन को कार्नोट इंजन के नाम से इसको जाना गया था। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है आपका स्रोत होता है, दूसरा कार्यकारी पदार्थ होते हैं जिसको इंजन बोलते हैं और तीसरा सिंक बोला जाता है। तो ये तीनों चीज होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसकी दक्षता है वो क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या फिर पहले घटेगी और फिर स्थिर होगी। तो यहाँ पर देखिए कार्नोट इंजन का वह हिस्सा जो इंजन को ऊष्मा उपलब्ध कराता है उसमें ऊष्मा स्रोत कहा जाता है। उस स्रोत का जो तापमान है दोस्तों सभी भागों के बीच क्या है अधिकतम होता है। कार्नोट इंजन का वह हिस्सा जिसमें इंजन द्वारा ऊष्मा की अतिरिक्त मात्रा को अस्वीकार कर दिया जाता है उसे ऊष्मा सिंक है वो कहा जाता है। ये चीज है यहाँ पर। तो यदि स्रोत का जो तापमान है दोस्तों, स्रोत का तापमान है बढ़ता है तो यहाँ पर टी सी अपॉन टी एच है ना, टी सी अपॉन टी एच का मान है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है आपका घटता है। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच का मान है वो बढ़ जाता है। यदि स्रोत का तापमान टी एच बढ़ जाता है तो कार्नोट इंजन की दक्षता है वो बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्रोत का तापमान बढ़ जाता है तो कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होगी। तो ये भी आपका जैसे तापमान बढ़ता है, यहाँ पर देखिए तापमान है आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, उसकी ऊर्जा है कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वो भी बढ़ती चली जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन की दक्षता होती है प्लस A1 प्लस स्रोत का तापमान सिंक का तापमान 1 माइनस स्रोत का तापमान सिंक का तापमान या फिर 1 माइनस सिंक का तापमान या स्रोत का तापमान या फिर 1 प्लस सिंक का तापमान स्रोत का तापमान। तो क्या होता है, तो एक कार्नोट इंजन की जो दक्षता होती थी एन, है ना, क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए जो स्रोत होता है यहाँ पर एक एक चीज बताएं, टीसी बराबर सिंक का तापमान होता है आपका, टीसी बराबर सिंक का तापमान होता है। टी एच बराबर क्या होता है, स्रोत का तापमान होता है। डब्ल्यू बराबर होता है आपका इंजन के द्वारा किया गया कार्य होता है। क्यू इन के द्वारा होता है दोस्तों, क्यू इन बराबर क्या होता है, इंजन या ऊष्मा इनपुट को दी गई ऊष्मा होता है। और आपका यहाँ पर क्यू आर बराबर क्या होता है दोस्तों, अस्वीकार की गई ऊष्मा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन सी है 1 माइनस सिंक का तापमान स्रोत का तापमान है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऐसे प्रक्रम जिसके अंतर्गत निकाय का दाब स्थिर रहता है समदाबी प्रक्रम कहलाता है। दूसरा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु 4 डिग्री सेल्सियस तापमान सुरक्षित होता है। तो कौन कौन से कथन है दोस्तों वो सही है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो सही है आपको उसमें टिक लगाते हुए चलना है ना। तो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत निकाय का दाब स्थिर रहता है ना, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत निकाय सिस्टम का दाब स्थिर रहता है समदाबी प्रक्रम आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है। ये आपका पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में तांबे की कुंडली में, अरे सॉरी, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में क्या है आपका देखिए यहाँ पर खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर क्या है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु 4 डिग्री सेल्सियस तापमान सुरक्षित होता है। इसलिए यहाँ पर यह आपका भी दूसरा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों रेफ्रिजरेटर में अगर तांबे की कुंडली में द्रव्य फ्रियॉन है ना भरा रहता है ना, किसमें रेफ्रिजरेटर उसके जो तांबे की जो कुंडली होती है जिसमें ऑयल से वो प्रेस होकर वो ठंडा करता है, उसमें क्या है आपका फ्रियॉन भरा जाता है। उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में अचानक प्रसार होता है जिसके कारण फ्रियॉन ठंडी हो जाती है और वाष्प द्रव मिश्रण में दोस्तों रूपांतरित हो जाती है। इसी वजह से क्या है आपका 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही वो सुरक्षित रहता है। आपको पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो आपका इसका कोड बनेगा 1 और 2 है वो बनेगा दोनों सही है।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर छठा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि शीतलन वाले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो बिस्कुट कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? अतिरिक्त नमी अवशोषित होने के कारण, जल वाष्प धारण नहीं करने की क्षमता के कारण, कमरे और फ्रिज के तापमान समान होने के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कारण है दोस्तों जिसमें सीलन वाले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो बिस्किट कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि क्या है इसका कारण है अतिरिक्त नमी अवशोषित होने के कारण दोस्तों ये क्या है वो फिर से क्या है तो बिस्किट है वो कुरकुरे के टाइप से है वो हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर दोस्तों क्या है उसकी आर्द्रता है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, आर्द्रता कम होती है, जिसकी वजह से क्या है अधिक नमी के कारण वस्तुएं खराब ना हो, है ना। यही कारण है कि जब शीतलन वाले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है ना। तो अतिरिक्त नमी है क्या है वहां पर अवशोषित हो जाने से कुरकुरे है वो क्या हो जाते हैं, बिस्किट से वो कुरकुरे हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक उष्मागतिकी के पथ प्रदर्शक है? लॉर्ड केल्विन, रुडोल्फ क्लासियस, जॉर्ज साइमन ओम। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर उसको चुनना है। यहाँ पर केवल तीन, एक और तीन, एक और दो, और एक दो और तीन दिया है। तो कौन कौन से वैज्ञानिक है जो उष्मागतिकी के पथ प्रदर्शक के रूप में है यहाँ पर अस्तित्व में आए हैं, तो उनके बारे में देखिए बताया गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक है आपका लॉर्ड केल्विन और दूसरा है आपका रुडोल्फ। ये दोनों है दोस्तों। जॉर्ज साइमन है दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है ना। जो पथ प्रदर्शक के रूप में आए थे आपका लॉर्ड केल्विन और रुडोल्फ क्लासियस आए थे। लॉर्ड केल्विन ने दोस्तों जूल थॉमसन प्रभाव है वो निर्वात में प्रसारित होने पर है किसी गैस का ठंडा होना बताया था, साथ में उसकी खोज है वो किया था। जूल के सहयोगी के रूप में आपका यहाँ पर कार्य किया इन्होंने ताप के परम शून्य की धारणा से है क्या है परिचय है वो किया गया था, है ना। और रुडोल्फ क्लासियस दोस्तों पोलैंड में जन्मे एक भौतिक शास्त्री थे, है ना, जिसे क्या है उष्मागति के दूसरे नियम का आविष्कारक है वो माना जाता है दोस्तों। और क्लासियस के अनुसार ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ठंडे पिंड से किसी गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरित हो। तो यहाँ पर देखिए आपको एक और दो है दोस्तों बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि फ्रिज के दरवाजे को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, फिर केवल फ्रिज के आसपास कम होगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, यदि है ना, यदि फ्रिज के दरवाजे को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा तो कमरे के तापमान पर क्या होगा, तो कमरा का जो तापमान है दोस्तों वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि तांबे की कुंडी में दोस्तों द्रव्य होता है, कौन सा नाम, फ्रियान होता है दोस्तों, फ्रियान होता है। कौन सा द्रव्य होता है दोस्तों, तांबे की कुंडली में फ्रियान होता है, जो क्या करते हैं उच्च दाब से क्या है, उच्च हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से, है ना, उच्च दाब से क्या है आपका निम्न दाब की ओर है वो प्रसारित होते हैं। किसमें दोस्तों, निम्न दाब की ओर क्या होते हैं प्रसारित है वो, निम्न दाब की ओर प्रसारित है वो होता है ना, जिससे क्या है उस क्षेत्र में अचानक है वो प्रसार होता है, जिससे के कारण फ्रेयान है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, ठंडी हो जाती है और वाष्प द्रव मिश्रण में है वो रूपांतरित हो जाती है। जैसे ही आपका फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाता है तो कमरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि अब प्रशीतक पहले की तुलना में कमरे में अधिक उष्मा है दोस्तों उसका निकास है करेगा, और इस तरह से जो कमरे का तापमान है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और कमरा है वो गर्म हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों दोलन वाले चैप्टर से है। यहाँ पर दोलन वाला का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, दोलन है ना। इसमें देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति की इधर उधर गति करते हैं तो इसे आवर्त गति कहते हैं। दूसरे कथन है बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाला दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा से सही है इसको आपको बताना है, जो कथन सही है उसको बताते हुए चलना है। तो देखिए पहले इस कथन के बारे में बात करते हैं। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति की इधर उधर गति करते तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आवर्त गति कहते हैं। तो ये आवर्त गति नहीं होती है दोस्तों, ये क्या होता है, दोलन गति होता है। तो क्या होता है दोस्तों, दोलन गति है। यदि कोई पिंड है वो निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति की इधर उधर गति करता है ना, तो वो क्या करते हैं आपका दोलन गति कहलाता है दोस्तों, है ना, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत में, पहला कथन है वो गलत है। दूसरा कथन के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाले दोलन को प्रणोदित दोलन
कहते हैं। तो सभी क्या है, तो सभी मुक्त दोलन है दोस्तों सर्वदा कार्यरत रक्षा बलों के प्रभाव से क्या है अंतः रूप हो जाते हैं। दोलन बनाए रखते तो बाह्य बल की आवश्यकता होती है दोस्तों, और बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाले जो दोलन है दोस्तों वो प्रणोदित दोलन है वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। यदि एक सरल लोलक या पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो समय अवधि क्या होगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी? क्या होगी दोस्तों? देखिए यहाँ पर एक सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है ना। पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो समय अवधि क्या होती है, बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो इसके देखिए तो लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में लगने वाला जो समय को दोस्तों हम लोग लोलक का क्या बोलते हैं, आवर्त काल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लोलक का आवर्त काल बोलते हैं। किसको आवर्त काल बोलते हैं? लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में दोस्तों, पूर्ण आवर्त में लगने वाले समय को लोलक का आवर्त काल या फिर पीरियड्स कहते हैं। तो किसी लोलक का आवर्त काल को हम लोग दोस्तों टी से है वो प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों है ना, इसका जो लेंथ होता है उसको हम लोग एल से है वो प्रदर्शित करते हैं। साथ में जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है उसको जी पर है वो निर्भर करता है ना। इसका जो लोलक के जो द्रव्यमान है वो एम से कोई संबंध है वो किसी भी प्रकार से संबंधित है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला बनता है दोस्तों, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी बनता है दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो स्थिर गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों त्वरण पर एक लोलक की भुजा की लंबाई में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, दोलन की अवधि में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना। तो इसलिए क्या है दोस्तों आपको यहाँ पर ये बढ़ जाएगी, है ना। तो जो समय अवधि है वो क्या होगी, बढ़ेगी। आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा नंबर, देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल गर्मियों में घट जाता है, वही समांतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है उस परिचित आवृत्ति कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसको आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या है, किसी लोलक का जो आवर्त काल है दोस्तों हम लोग उसको टी और लंबाई एल है और गुरुत्वीय त्वरण जी पर है वो मान निर्भर करते हैं। इसलिए हमने पहले भी बताया था यहाँ पर, तो टी बराबर क्या होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है दोस्तों, है ना। तो एक पेंडुलम या लोलक का आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ जाता है दोस्तों, और सर्दियों में क्या हो जाता है, गर्मी में क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, और सर्दियों में दोस्तों क्या होता है, ये घट जाता है। सर्दियों में क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि गर्मियों में लंबाई बढ़ती है और सर्दियों में सिकुड़ती है। कथन है पहले यहाँ पर है दोस्तों, लंबाई है वो बढ़ती है और क्या है सर्दियों में है वो सिकुड़ती है दोस्तों। इसलिए क्या है आपका कथन एक है यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि गर्मी में क्या बोला गया है, यहाँ पर घट जाता है बोला गया। तो गर्मी में बढ़ता है और सर्दियों में है वो घटता है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है, वह समय अंतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है उसे परिचालित आवृत्ति कहा जाता है करके बोला गया है दोस्तों, है ना। तो हम ये वाला भी स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। तो वह समय अंतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, परिचालित आवृत्ति बोला गया। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो वह समय अंतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। अपने अक्ष के जो परितः घूर्णन और किसी बिंदु के इधर उधर दोलन करता है दोस्तों, है ना। इसके उदाहरण हैं जैसे आप कोई प्रणोदन दोलन कर सकते हैं, है ना। फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए कार्यरत बल की प्राकृतिक आवृत्ति हो तो बल की प्राकृतिक आवृत्ति को भी परिचालित आवृत्ति है कहा जाता है ना। इसलिए आपको यहाँ पर ये भी कथन है वो गलत है और दूसरा भी कथन है गलत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि झूले पर बैठी झूल रही लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा। कोई व्यक्ति है या फिर कोई लड़की है ना, झूले पर बैठी हुई झूल रही है ना। तो लड़की है झूले पर खड़ा होकर उसको झूलेगा दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, झूले का आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा, या फिर झूले तेजी से दोलन करने लगेगा, या फिर बी और सी दोनों। तो कौन सी स्थिति है दोस्तों यहाँ पर उत्पन्न होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो झूले का आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा दोस्तों। झूले का अगर झूले पर बैठी झूल रही लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले की जो धुरी से दोस्तों उसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी है क्या हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। किससे कम हो जाती है, द्रव्यमान केंद्र से उनकी जो दूरी है
वो कम हो जाने के कारण दोस्तों झूले का जो आवर्तकाल है वो कम हो जाता है। झूले का आवर्तकाल है कम हो जाता है और झूली तेजी से दोलन करने लगता है ना? तो यहाँ पर देखिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा और तीसरा है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो ये आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होगा, क्यों? गतिज ऊर्जा शून्य होने के कारण, स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के कारण, वेग अधिकतम होने के कारण, फिर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन होने के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर एक लोलक को हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हो दोस्तों, जो तो आपका यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, मान में परिवर्तन के कारण दोस्तों उसका जो आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा दोस्तों, है ना? कहाँ पर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर जो आपके आपका अधिकतम हो जाता है और ध्रुवों पर दोस्तों आपका जो पोलर होते हैं, हाँ, ध्रुवों पर क्या होता है, न्यूनतम हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम, है ना, न्यूनतम है वो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होने के कारण दोस्तों जो आवर्तकाल है उसमें भूमध्य रेखा पर अधिकतम मान हो जाता है और ध्रुव पर न्यूनतम है वो हो जाता है। तो इसलिए देखिए आपका किसका कारण है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, लोलक अंत बिंदु चरम स्थिति पर, अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? त्वरण अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग अधिकतम होता है, या फिर उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है करके पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दोगे क्या हो जाएगा, जो लोलक है, अंतः लोलक की जो अंतः बिंदु पर चरम स्थिति पर पहुंचता है ना, तो निम्नलिखित में से क्या घटना होती है? त्वरण अधिकतम हो जाती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग अधिकतम होते हैं, फिर उसमें कोई कार्य बल नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका त्वरण है वो अधिकतम हो जाता है। लोलक है वो अंतः बिंदु की चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण है दोस्तों क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। उस पर जो लगने वाला बल है दोस्तों, वो भी उस पर लगने वाला जो बल है क्या है, वो भी क्या है, अधिकतम होता है। और गतिज ऊर्जा दोस्तों शून्य होकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में दोस्तों संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा है वो अधिक होती है ना, और वेग है आपका जो वेग है दोस्तों वो भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। यहाँ पर गतिज अधिकतम, तो ये भी आपका क्या होता है, गतिज ऊर्जा है नहीं होते हैं, है ना, जो उसमें आपका जो गतिज ऊर्जा है शून्य हो जाता है, यहाँ पर है गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाता है, आपको शून्य हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा है बढ़ता है ना, संचित हो जाती है, और स्थिति ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, साथ में वेग भी आपका क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोलक की कालावधिक या आवर्तकाल टाइम पीरियड द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करते हैं, समय पर निर्भर करते हैं, या फिर तापक्रम पर निर्भर करता है? तो जो लोलक की जो कालावधि है दोस्तों, टाइम पीरियड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में जो लगने वाले समय को दोस्तों लोलक का हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, हमको मालूम है। तो किसी भी लोलक का जो आवर्तकाल है दोस्तों, आवर्तकाल क्या है, टी है ना, उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर है दोस्तों निर्भर करते हैं। कैसमें, जो आपका लेंथ है और गुरुत्वीय त्वरण है, तो दोनों के ऊपर है दोस्तों, यहाँ पर डिपेंड करता है ना, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना, इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 पाई, 2 पाई रूट अंडर रूट में लंबाई और गुरुत्वाकर्षण ये होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई पर निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों तरंग के बारे में है। यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे आदि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। यांत्रिक तरंगों के संचरण का माध्यम केवल ठोस और द्रव्य है। कौन कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसको आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं तरंगों के बारे में। तो वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यांत्रिक तरंगे है कहलाती है। तो यहाँ पर यांत्रिक तरंगे आपके ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे तथा जल तरंगे, ये सब क्या है दोस्तों, यांत्रिक तरंगे है ना। इसी प्रकार से दोस्तों यांत्रिक तरंगों के जो संचरण का माध्यम ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के दो गुणों पर है दोस्तों निर्भर करते हैं। एक होता है माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, और सेकंड है इनर्शिया ऑफ मीडियम, होते हैं माध्यम का जो जड़त्व होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो पहला स्टेटमेंट है है ना, पहला
स्टेटमेंट है वो केवल एक है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, और ये दूसरे है आपका गलत है। यहाँ पर ठोस और द्रव बोला गया, तो यहाँ पर दो पर नहीं है, यहाँ पर तीन होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था पर होते हैं। साथ में दोस्तों ये जो यांत्रिक त्वरण है उसका जो संचरण माध्यम के दो मुख्य गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं, किसके ऊपर निर्भर करते हैं, एक माध्यम की प्रत्यास्थता पर और दूसरा है माध्यम का जड़त्व के ऊपर, है ना। तो इसलिए आपका दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता रिजिडनेस हो, और दूसरे ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण है करके बोला गया। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है दोस्तों, जो कौन सा कथन है वो सही नहीं है उसको आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, अगर व्याख्या करते हैं यहाँ पर, तो पहला है अनुप्रस्थ तरंगे केवल ऐसे माध्यम उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता हो करके बोला गया है दोस्तों। तो अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न हो की जा सकती है जिसमें दृढ़ता होती है, ये सही है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में और तनाव युक्त डोरियों का द्रव्य के पृष्ठ पर दोस्तों उत्पन्न की जाती है ना। और तरल अवस्था में आपका द्रव्य हो सकते हैं, फिर गैस में नहीं किया जा सकता है ना। तो उदाहरण के तौर पर जल तरंगे होते हैं, भूकंपीय तरंगे, एस तरंगे, ये सभी है। दूसरा है यदि माध्यम के कण तरंग संचल की दिशा में अगर कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिशनल वेव के नाम से जानते हैं ना, जैसे कि आपका ध्वनि तरंगे, है ना, ये है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए दोनों कथन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन किस में, तो आपको ऑप्शन डी है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, दोनों कथन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो देखिए दोनों कथन ना तो ही एक है और ना ही दो है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टजेन ने की थी। एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होती है और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर सही है, तो एक्स किरणों की खोज दोस्तों विल्हेम रॉन्टजेन ने की थी, तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। एक्स किरणों की खोज है दोस्तों विल्हेम रॉन्टजेन ने कब किया था, 1895 में किया था दोस्तों। कब किया था, 1895 में खोज किए थे। एक्स किरणें है दोस्तों विद्युत और तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित है, वो नहीं होती है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होती है करके बोला गया दोस्तों। तो एक्स किरणें की जो तरंगदैर्ध्य है दोस्तों क्या होती है, बहुत कम होती है दोस्तों, 0.1 नैनोमीटर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुलर ने की था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। हेनरी बैकुलर ने दोस्तों देखा कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं, उन्होंने उन्होंने इसी घटना को दोस्तों रेडियो एक्टिविटी कहा और बताया कि ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं करके, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला और तीसरा सही है और दूसरा है गलत है। तो देखिए 1 और 3 किसमें थे, तो आपको ऑप्शन सी दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में, ट्राइटियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ना, इसके ऊपर बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है जिसे दोस्तों हम लोग प्रोटियम कहते हैं दोस्तों, पहला समस्थानिक को हम लोग प्रोटियम कहते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन और एक उसका द्रव्यमान होता है ना, कहा जाता है। उसके परमाणु में है किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन है दोस्तों नहीं होता, यहाँ पर न्यूट्रॉन है वो नहीं पाया जाता है। साथ में दोस्तों 99.85% हाइड्रोजन परमाणु में दोस्तों आपका प्रोटॉन होता है, H है 1 और 1 होता है, इसमें आपका न्यूट्रॉन है वो नहीं पाया जाता है। शेष दो समस्थानिक है आज जिसमें आपको ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है ना। इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, ड्यूटेरियम जिसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में दोस्तों ट्राइटियम में एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन है इसमें आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें प्रोटियम में किसी भी प्रकार से न्यूट्रॉन है नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर मंदक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, H2O,
D2O और ग्रेफाइट या फिर बी और सी दोनों में। तो देखिए दोस्तों, जो आपका परमाणु रिएक्टर है उसमें मॉडरेटर के रूप में, जिसको हम लोग मंदक के रूप में कहते हैं, तो किस पदार्थ का उपयोग है? एक तो होता है दोस्तों D2O का उपयोग किया जाता है और दूसरा है दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग है किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। D2O और ग्रेफाइट दोनों, क्योंकि दोस्तों जो परमाणु रिएक्टर में जो क्या है विखंडन फ्यूजन अभिक्रिया के दौरान दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी है वो उपयोग करते हैं, जिससे न्यूट्रॉन को के कारण है वो गति मारते हैं, तो उसको धीमी गति में अगर लाना है तो है ना मंद, तो उसके लिए हमको क्या करना है, मंदक यूज करना पड़ता है, मॉडरेटर उपयोग करना पड़ता है ना, मॉडरेटर की आवश्यकता होती है। तो मॉडरेटर के रूप में दोस्तों आपका ग्रेफाइट होता है और भारी जल होता है। D2O क्या है, D2O आपका क्या है, भारी जल है। तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं और परमाणु रिएक्टर में दोस्तों मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग है किया जाता है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।